हेलो दोस्तों। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या 3 मिस्टेक को हर सीए सीएमए सीएस के स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए अगर वो एस्पायर कर रहे हैं कि मैं सक्सेसफुली जल्द से जल्द सीए या सीएमए या सीएस बन जाऊँ। दोस्तों, ये तीनों प्रोफेशनल एग्ज़ाम है जो एक कॉमर्स स्टूडेंट यूजुअली परस्यू करता है और तीनों के तीनों बड़े चैलेंजिंग एग्ज़ाम है। भीड़ छटती चली जाती है रास्ते में। कुछ ही लोग, हैंडफुल लोग ही एक्चुअली सीए सीएमए या सीएस बन पाते हैं। प्रयास सभी कोई करते हैं, ऐसा नहीं है, बट बन पाते कुछ चुनिंदा लोग ही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ न कुछ तो हम बाहरी इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो हमें हमारा सेल्फ बिलीफ को क्वेश्चनेबल बना देता है, जो हमें ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। इसलिए 3 बातें बहुत सिंपल सी है। पहला, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ओपिनियन ना बनाएं। एग्ज़ाम कैसा होता है सीए का, सीए का एग्ज़ाम कैसा होता है, सीएमए का एग्ज़ाम कैसा होता है, इसमें 8 पेपर में कोई ना कोई एक पेपर हमेशा टफ आता है। ये जनरल रूल है। बहुत कम ही एग्ज़ाम हुआ है कि किसी एक में एक भी पेपर टफ नहीं आया, बट जनरली 8 में से कोई ना कोई एक पेपर इंटर और फाइनल में देखा गया यूजुअली, एंड इवन इन फाउंडेशन भी देखा गया है कि कोई ना कोई एक पेपर थोड़ा सा ट्रिकी सेट कर देते लोग, थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा देते। अब होता क्या है, जब एक पेपर टफ आ जाता है ना, तो एक खबर बाजार में तुरंत फैल जाती, और फैलते ही हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एग्ज़ाम अगले टर्म में, वो उसी पेपर पे बहुत ज़्यादा जोर डाल देते कि ये पेपर तो बहुत हार्ड आया था, फिर आ जाएगा, और फिर इंस्टीट्यूट गेम खेल जाता है। इस बार उस पेपर को इजी पूछ के कोई और पेपर को हार्ड कर देता है जिसके ऊपर आपका इम्पोर्टेंस नहीं गया था। आपको हमेशा याद रखना है, इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, हर पेपर को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, बराबर बराबर इम्पोर्टेंस देना है। हालांकि हर पेपर इक्वल नहीं है, बट इम्पोर्टेंस इक्वल ही देना है। आपको पता है, किसानों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है कॉबवेब। किसान बेचारे इसमें फंस जाते हैं। किसान क्या करता है, उसके पास ज़मीन है और वो किसी भी तरह का खेत में उपजा सकता है, कोई भी तरह का सब्जी फल, जो भी उसके पास ज़मीन है उसमें वो कोई भी तरह का धान सीरियल सब्जी उगा सकता है। अब होता क्या है, तो जब मान लीजिए आलू उगाया और जब फसल कटी लेके गया बाजार में बेचने के लिए, तो उसका आलू का भाव उसको उसके डिज़ायर के हिसाब से नहीं मिल रहा होता है। तो वो देखता है जाके बाजार में क्या चीज़ बढ़िया बिक रहा है, जिसका डिमांड ज़्यादा है। तो उसको पता चलता है टमाटर मस्त बिक रहा है, उसका यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, ठीक। और वो भूल जाता है कि ये चीज़ सिर्फ उसी को नहीं दिख रहा है, सारे किसानों को दिख रहा है कि टमाटर मस्त बिक रहा है, उसका प्राइस प्रीमियम पे है, और सब के सब चले जाते हैं, बोलते अब आलू नहीं उगाएंगे, बहुत नुकसान हुआ, सब टमाटर की खेती चालू कर देते। भर भर के लॉरी लेकर आ गए, जब फसल कटी टमाटर ही टमाटर। अब चारों तरफ इतना टमाटर हो गया कि टमाटर का सप्लाई बढ़ गया, डिमांड गिर गया। अब वो बेचारों को वो टमाटर को बेचना पड़ता वही कूड़े के भाव। इसीलिए गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, बट बेचारों के साथ हमेशा होता है ऐसा ही है। इसी को बोलते हैं मकड़े के जाल में फंस जाना, कॉबवेब। फिर वो देखेगा क्या बिक रहा है क्या बिक रहा है, पता चला कि यार गोभी ज़्यादा बिक रहा है। अब
टमाटर बंद करो, गोभी ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, अगली बार लॉरी भर भर के गोभी ले आए, इतना सप्लाई हो गया। एक नहीं लाएगा ना, फिर तो सभी को सब चीज़ पता चल जाता है। तो सप्लाई ज़्यादा हो गई तो फिर उसका प्राइस गिर जाता है और फिर वो नुकसान खा जाता है, बेचारा किसान उठेगा कैसे। खैर, ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि बच्चों के साथ हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि अरे एफआर का पेपर फाइनल में टफ आया लास्ट टाइम, मालूम। तो एफआर के ऊपर इतना जोर डाल देंगे इस बार कि एफआर ही एफआर घुमा दिया पूरा, बाकी सब्जेक्ट हल्का रह गया और एग्जाम में एफआर की जगह कोई और सब्जेक्ट आपका टफ आ गया। लास्ट टर्म में क्या हुआ, एसएफएम टफ आ गया। अब सब कोई एसएफएम का और 100 सवाल प्रैक्टिस कर डालेंगे, इतना टाइम दे देंगे एसएफएम को कि बाकी सब्जेक्ट भूल जाएंगे। और इंस्टीट्यूट बोलेगा बेटा आओ एसएफएम पढ़ के आओ, और ले बेटा कॉस्टिंग का पेपर टफ, इस बार कॉस्टिंग इजी आया, अगली बार कॉस्टिंग टफ, जा। वहीं हम लोग धूम, क्या होगा मेरा, एग्जाम हॉल में बैठे बैठे धुआं धुआं हो जाता है, राइट। सेकेंड, मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स एनालिसिस करते हैं कि सर हमने देखा है कि इंस्टीट्यूट है ना इस चैप्टर से बहुत पूछता है। अब वो एनालिसिस में उठाते सिर्फ अपना जनरली लास्ट पेपर। अब लास्ट पेपर में देखा कि पोर्टफोलियो से 30 मार्क का आ गया, कॉस्टिंग में देखा कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से 40 मार्क का आ गया। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ कि ठीक है, ऐसा कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी एक टॉपिक से भर के आ गया, तो उस टॉपिक पे फिर वही कॉबवेब वाला थ्योरी ज़्यादा जोर डाल देते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं छोड़ दिए चैप्टर ऐसा भी हो जाता है, क्या तो इतना जोर डाल देंगे या तो उसको करेंगे नहीं कि इससे बहुत आता है, इसको नहीं पढ़ूंगा मैं बाकी का देख लूंगा, मेरे को कोई 100 में 100 लाने का इच्छा भी नहीं। होता है ना ऐसा। किसी टर्म में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया 45 मार्क का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ देते भाई, 55 मार्क का ही करेंगे, अपन को 40 ही चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, क्या तो छोड़ देते, क्या तो इतना जोर डाल देते कि साला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही करते रह गया 15 दिन तक। ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा अगेन ध्यान रखना है, हर चैप्टर का इम्पोर्टेंस बराबर रखना है। जैसे 8 सब्जेक्ट बराबर है, वैसे हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में बराबर है। इंस्टीट्यूट हालांकि बोलता है मैं कुछ सिलेक्टिव टॉपिक से कितना कितना मार्क का पूछूंगा, बट वो कभी भी उस पर अध्ययन नहीं करता। सीएमए इंस्टीट्यूट का मैंने देखा है कि वो काफ़ी बार प्रोटोकॉल फॉलो करता है। सीएस का मुझे लॉ पेपर का ज़्यादा आइडिया नहीं, और बाकी वहाँ पर एफएम मैं पढ़ाता हूँ, एफएम में ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें कोई ऐसा रूल नहीं कि इस चैप्टर से इतना ही पूछेंगे, किसी से भी कुछ भी कितना भी वो पूछ लेते हैं, स्क्यूड कर देते हैं पेपर को। बट वो किस चैप्टर को इस बार मोहरा बनाएंगे वो हम नहीं जानते, और कभी कभी नहीं भी बनाते, सबसे इक्वल भी रख देते हैं। तो आप वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो पास्ट में हुआ था उसी के ऊपर इंपॉर्टेंस डाल दोगे तो नहीं होगा। इंस्टीट्यूट किस चैप्टर को मोहरा बनाएगा ये हमें नहीं पता है। आपको हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके इक्वल टाइम देके ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा एक को और बहुत कम किसी को ऐसा नहीं करना है, और छोड़ना तो एकदम भी नहीं चाहिए। थर्ड, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को पूरा जज कर लेते हैं जस्ट बाई द फर्स्ट एग्ज़ाम। पहला एग्ज़ाम डिसाइड करेगा कि मैं पूरा एग्ज़ाम दूंगा कि नहीं दूंगा। इस बार तो इंस्टीट्यूट ने ऑप्ट आउट निकाला था, तो फर्स्ट एग्ज़ाम टफ आ गया, ख़त्म। फर्स्ट एग्ज़ाम टफ आ गया, ऑप्टेड आउट, अगली बार देंगे भैया, मेरे को कोरोना हो गया है, क्या बोलें, तुरंत ऑप्ट आउट मार दिया। पहला एग्ज़ाम दिया, ऑप्ट आउट। क्या इतना ही था क्या, बस एक ही पेपर पढ़े थे क्या, बाकी जो पढ़े थे उसका एफर्ट का वैल्यू नहीं है क्या? आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं बोल रहे हो तेरा कोई वैल्यू नहीं है, ऑप्ट आउट करा के। वो 8 पेपर पढ़ा, इतना समय दिया, और फिर एक दे के ख़त्म। ऐसे होता है क्या?
अगर अपने दिमाग को ट्रस्ट नहीं करोगे ना तो वो आपका साथ कभी नहीं देगा। समझ में आ रहा है आपको? जिस चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत करके, मान लीजिए कोई एक ऑडिशन में गए और ऑडिशन में नंबर भी आ गया, ठीक है, फिर बिना परफॉर्म किए चले आए, तो वापस कभी हिम्मत आएगा? बहुत मुश्किल होती है। हमेशा अपने आप को जज करने का काम को कम करिए। लेट इंस्टीट्यूट डू द जॉब ऑफ जजिंग योर प्रिपरेशन। हम लोग बोलते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो। कर्म बोलता है पूरा कर्म करो, अधूरा कर्म मत करो। अधूरा कर्म इज इक्वल टू नो कर्म। अगर 8 पढ़ा है तो 8 देंगे, 4 ही पढ़ा है तो 4 ही दीजिए। एक पढ़ा है, एक एग्जाम दे के जज कर लेते हैं। अभी तो ऑप्ट आउट था तो बहुत लोगों ने ऑप्ट आउट मारा। पहला एग्जाम दिया, ऑप्ट आउट। कुछ लोगों का हिम्मत हुआ, दूसरा गए, दूसरा एसएफएम टफ आ गया, आप तो कंफर्म ऑप्ट आउट। भागो, मतलब व्हाट इज दिस भागो? कर्म करेंगे तो रिजल्ट आएगा। क्या हो जाएगा अगर 8 पेपर दिया होता और फेल हो जाता तो कोई बुरा नहीं होता, कोई कलंक नहीं लगता। ये माना जाता कि आपने प्रयास किया था। 2 पेपर देख के मैदान छोड़ के भाग जाना, ये बुरा हुआ। इससे आपने अपना प्रेस्टीज, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस को एक बार क्वेश्चन कर दिया। अगली बार वो फिर भागने के लिए उतावला होगा। उसको समझाओ कि एक बार हो गया, वो मेरे से अनजाने में हुआ, अगली बार जो हो जाए मैं पूरा पूरा करूँगा, पूरा पूरा एग्ज़ाम दूंगा। एक पेपर से पूरा सीए का जजमेंट नहीं होता है। जो पेपर टफ आता है ना, उसका चेकिंग लिबरल होता है थोड़ा सा, और उसमें इंस्टीट्यूट आराम से पास करता है। ये बहुत बार दिखा गया है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि टफ है कि नहीं है वो दुनिया वालों से पता चलता है, खुद को नहीं पता चलता। आप पढ़े होते हो ना, आपका पेपर हो जाता है। डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन कैसा है। सभी होता है। दुनिया वाले बोलते हैं टफ आया था, अच्छा टफ आया था, अपन को तो पता ही नहीं, तो दुनिया वाले सब बोल रहे टफ टफ टफ, तो अपन भी बोलने लग जाते कल से, हाँ जी टफ आया था, बट मेरा तो ठीक ही गया, बट टफ तो आया था। देख तुमको कैसे पता टफ आया था? बोले सुने ना सबका टफ था, टफ था तो टफ ही होगा। हमको तो नहीं पता चला बट टफ था, बोल रहे तो हम भी बोलने लग गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। टफ है नहीं है वो कई बार आपका प्रिपरेशन डिसाइड करता है। कई बार क्वेश्चन का सच में कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन डाल डाल के नए नए क्वेश्चन बना बना के टफ बना दिया जाता है, वो मानते हैं। बहुत बार आपका प्रिपरेशन डिसाइड करता है कि वो एक्चुअली टफ है कि नहीं। गॉट इट? खैर, मैं यही बताने आया था, मैदान छोड़कर भागना नहीं। जंग में गए हो, प्रैक्टिस किए हो तो लड़ के भले ही मर जाना या फिर जीत जाना। मतलब फेल हो जाओ तो भी मेरे नज़र में आप बहुत ऊंचे हो, और पास हो गए तो ऑफ कोर्स ऊंचे हो। बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पोजीशंस पे कैसे इंटरव्यू होता है आपको पता है? वहां पे थोड़ी ना हम चेक करने जाते हैं कि ये कितना डिग्री ले रखा है। अगर आपको किसी कंपनी का सीईओ बनाना है और उसका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, तो मैं क्या आपकी डिग्री देखूंगा? मुझे तो पता है आप अपने सीवी में सब लिख ही रखे हो कि क्या क्या आपके अचीवमेंट्स है, क्या आपने किस कंपनी को क्या बदल दिया, क्या फॉर्च्यून चेंज कर दिया। अब मैं आपका क्या इंटरव्यू लूँ, क्या आपसे पूछूं? हम आपसे एक ही चीज़ पूछते हैं, पता है क्या? हम आपसे पूछते हैं कि आप कब फेल हुए थे ज़िंदगी में, ये बताइए। का बिगेस्ट फेलियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इसमें बताइए हमें। हमने मैं तो कभी फेल नहीं हुआ, तो आप रिजेक्टेड। ऐसा भी होता है। जो फेल नहीं हुआ वो तो कभी फेल हो जाएगा तो अपने आप को संभाल ही नहीं सकेगा। वो चाहते हैं ऐसे आदमी को लेना जो गिर के उठता है, जो गिर के उठता है।
वो पूछता है ऐसे ही सवाल, कब फेल हुए थे, क्या चैलेंजेस आए थे और उसका सामना कैसे किया, कैसे अपने आप को उठाया, ये बताओ। गिर के उठना आता है तो तुम हमारी कंपनी के लिए काबिल हो। अगर गिरते हो और फिर उठते नहीं हो तो काबिल नहीं हो। सिर्फ उठते ही आए हो तो मुझे क्वेश्चन मार्क आता है, एक एक बार में पास हो गया, ये तो हर चीज में बेस्ट टू बेस्ट करता गया, ये तो कभी रियलिटी में चैलेंज फेस किया नहीं। ये कैसे मेरा कंपनी चलाएगा, अगर कल को बुरा हो गया तो ये तो भागेगा। क्योंकि जो बुरा देखा नहीं वो बुरा संभालेगा कैसे। डोंट टेक मी अदरवाइज, बट ऐसा हुआ है कि पास्ट में जो बच्चे स्कूल में हमेशा फर्स्ट, 11-12 फर्स्ट, CA CMA सब जो भी डिग्री लेना था सब एक बार में निकाल दिए, वो जब रियल लाइफ में कदम लिए तो बहुत ज़्यादा अति सक्सेसफुल नहीं हुए। आपने ये स्टोरीज काफ़ी बार सुना है लोगों में, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है वो एकेडमिकली बहुत साउंड नहीं रहे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वैसे लोग फेलियर कभी देखे ही नहीं, और फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे ही फेलियर आता है वो दम तोड़ देते थे, उठ नहीं पाते थे। फेलियर से कभी भी डरोगे नहीं। फेलियर आपको एक आइडेंटिटी नहीं देता है, फेलियर एक जस्ट आउटकम है कि आपने कुछ किया था, उसका नतीजा है। सेलिब्रेट करेंगे कि हमने कुछ किया था। प्रयास अगर अधूरा रहेगा तो फेल होंगे, प्रयास पूरा रहेगा और फिर भी फेल हो गए तो हम मिस्टेक से लर्न करेंगे और फिर लर्न करके वापस उठेंगे। मेरे पास बीच में एक HR कंसल्टेंसी कंपनी से एक जन मिलने आए, बोले सतीश सर आप CA वगैरह पढ़ाते हैं तो आप मुझे कुछ कैंडिडेट्स दे सकते हैं, कंपनी में हायरिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। मतलब हाँ बताइए कैसा प्रोफाइल चाहिए। बोले सर ऐसा CA बताइए जो 3-4 बार में पास हुआ है। अरे ये क्या बोल रहे हैं, हर कोई लेना चाहता है टॉप स्टूडेंट्स को जो एक बार में पास हुआ है, आप बोल रहे हैं जो ऐसा CA बताइए 3-4 बार में पास हुआ है। हाँ सर वो थोड़ा सा मैच्योर्ड CA चाहिए, ऐसे बोले। हाँ सच बता रहा हूँ मैं आपको, सर मैच्योर्ड CA चाहिए जो 3-4 बार में पास हुआ है। क्योंकि आजकल कंपनियां बोल रही है जो नए नए यंग बच्चे एकदम अचानक से एक एक बार में बन जाते हैं ना, उनको कई बार ज़िंदगी का अनुभव नहीं होता तो वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं कर पाते। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका मतलब एक बार में CA नहीं बनना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपको, CA एक बार में बनना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में जब डिफ़िकल्टीज़ आए उससे एस्केप नहीं मानना चाहिए, उससे ऑप्ट आउट नहीं मानना चाहिए, उसको सामना करना चाहिए। अब आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ आए नहीं इसलिए आप ज़बरदस्ती से डिफ़िकल्टीज़ लाओगे, ये तो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो उस समय इंटरव्यू में सर मैं क्या बोलूँगा अगर मैं वहाँ पे बैठा हूँ, तो आपको बताना होगा फैक्ट कि मेरी ज़िंदगी में गॉड के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से आज तक ऐसी कोई परेशानी आई नहीं कि मैं फेल हुआ। ये नहीं बोलना है कि मैं कहीं फेल नहीं होता हूँ, ईगो नहीं दिखाना है। आज तक तो अभी तक कोई परिस्थिति ऐसी नहीं आई, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं मैदान जंग छोड़कर भागूंगा नहीं, मैं डट के सामना करूंगा। जब आप ये भरोसा उनको दिला देंगे तो वो आपको ले लेंगे, इवन दो आप एक एक बार में पास हुए। आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंचा हो। एंजॉय योर लर्निंग, दिस डेज, दिस स्टडी डेज आर द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। इसको मस्ती में लीजिए और मज़े करते हुए पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं, थैंक यू।